हेलो एवरीबॉडी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक इम्पॉर्टेंट थिंकर, दैट इज डगलस मैकग्रेगर, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंकर जो कि बिहेवियरल मूवमेंट में है। तो वी कैन सी कि अब कहाँ पैदा हो रहे हैं। ही वॉज बॉर्न इन 1906 इन डेट्रॉइट मिशिगन। एज यू नो कि मिशिगन कहाँ पे है? इट इज़ इन यूएस। तो यूएस में है और इट शेयर्स बॉर्डर विद द कनाडा। तो कनाडा के पास है। अगर आप देखेंगे ऊपर की तरफ आप मिशिगन में देख सकते हैं। तो डगलस मैकग्रेगर वाज नॉट वेरी, ही बिलोंग्स टू नॉट वेरी एफ्लुएंट फैमिली। तो इनकी फैमिली बहुत एफ्लुएंट नहीं थी। तो अलग अलग काम किया इन्होंने, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ही वर्कड एज अ नाइट क्लर्क, यहाँ पे लिखा है, ऑल्सो प्लेड पियानो। एट द सेम टाइम ही कैरी आउट हिज स्टडीज़ की जारी रखा इन्होंने किसी तरह से। लेकिन काफ़ी मुसीबत भी आती रही, बहुत सी प्रॉब्लम्स आती रही इनको एजुकेशन कंप्लीट करने में। लेकिन इन्होंने छोड़ा नहीं। तो आप देख सकते हैं कि आज हम पढ़ रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंकर्स में से एक हैं। ही एनरोल्ड इन साइकोलॉजी डिग्री इन द कॉलेज ऑफ सिटी ऑफ डेट्रॉइट। अपने ही शहर में इन्होंने जो है कि कॉलेज डिग्री में एडमिशन लिया, साइकोलॉजी पढ़ी। और ये साइकोलॉजी के ऊपर ही उन्होंने ज़्यादा फोकस भी किया कि जो आइडिया है साइकोलॉजी का, उसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरह से लाया जाए। अभी तक जो थ्योरीज थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, दैट वाज साइंटिफिक, और वहाँ पे ह्यूमन रिलेशन आ गया, लेकिन ह्यूमन रिलेशन ने एग्जैक्टली नहीं बताया कि क्या करना चाहिए। तो इन्होंने साइकोलॉजी को उसमें डाला और बिहेवियरल मूवमेंट कह सकते हैं एक तरह से लाया। ही ड्रॉप्ड आउट ऑफ कॉलेज, कि कॉलेज से ड्रॉप आउट होते हैं, एंड वर्क इन अ गैस स्टेशन इन बफेलो। तो बफेलो में जो जगह है वहाँ पे ही रोज एट द रैंक ऑफ रीजनल गैस स्टेशन मैनेजर। तो ही हैज़ practical experience also, at the same time he has the academic experience also. So he again returned to academics. He again returned to the academics and joined the bachelor's degree in Wayne Universities 1932 and master's 1933 एंड डॉक्टरेट 1935। वेन यूनिवर्सिटी जो है ये डेट्रॉइट यूनिवर्सिटी जो थी उसी को नाम बदल गया था। इसके बाद डॉक्टरेट जो किया, पीएचडी, ये किया साइकोलॉजी में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद ही ज्वाइंड द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एज अ प्रोफेसर, जैसा लिखा भी है कि he joined the Harvard University as a professor in 1935 and after 2 years he moved to MIT. MIT means Massachusetts Institute of Technology, जो कि वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है टेक्नोलॉजी और रिसर्च के लिए। 1937 and established an industrial relations section. After that, at the age of 41, he became president of Antonio College in Yellow Spring. उसके बाद लास्ट पॉइंट जो है उसको हम देख लेते हैं आगे। हेलो। सो इन्होंने ही ज्वाइन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, तो हमने देख लिया। इसके बाद क्या कहते हैं, येलो स्प्रिंग में प्रेसिडेंट भी बन गए। इन 1954 ही अगेन रिटर्न टू एमआईटी एज अ फैकल्टी ऑफ सोलन स्कूल मैनेजमेंट। तो स्कूल मैनेजमेंट का एक फैकल्टी बन के आ गए वहां पे। अ, उसके बाद ही वॉज कंसल्टेंट टू गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री। तो गवर्नमेंट इंडस्ट्री के कंसल्टेंट भी बनते हैं। ही वर्क एज अ डायरेक्टर ऑफ सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल। तो यहां से ही देखिए, इनका देख सकते हैं, रिसर्च के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया। एंड नेशनल ट्रेनिंग लेबोरेटरीज एंड बोर्ड मेंबर्स ऑफ द फाउंडेशन फॉर रिसर्च ऑन ह्यूमन बिहेवियर। तो हमने बताया कि एक टाइम के 1906 में पैदा होते हैं, 41 ईयर्स आप जोड़ दीजिए। तो उसके बाद जो है उस समय बिहेवियरल मूवमेंट शुरू हो चुका था। वर्ल्ड वॉर टू के बाद तमाम सारे थिंकर जो थे बिहेवियरल मूवमेंट पे काम कर रहे थे कि सारी थ्योरीज जो थी वो तो ठीक है, साइंटिफिक थ्योरी, मैनेजमेंट थ्योरी, लेकिन ह्यूमन बिहेवियर किस तरह से वर्क करता है। और सिर्फ मैनेजमेंट पे ही नहीं, हमने देखा इंटरनेशनल रिलेशन में, पॉलिटिकल साइंस में, सोशियोलॉजी में, इवन साइकोलॉजी में, इस सब में जो है वो बिहेवियरल मूवमेंट काफ़ी आ गया। तो ह्यूमन बिहेवियर पे काफ़ी फोकस किया जा रहा था। हिज मोस्ट फेमस बुक द ह्यूमन, ये जो है ह्यूमन साइड ऑफ द एंटरप्राइज, ये हमेशा याद रखिएगा, और इसी में इन्होंने अपने थ्योरीज भी दी। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक ऑन द इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। तो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज की। एंटरप्राइज को अभी तक हम टेक्नोलॉजी से, लेबर से देख रहे थे, लेकिन ह्यूमन साइड इसका मिसिंग था।
मैकग्रेगर फोकस्ड ऑन अप्रोच टू क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट within which employees are motivated either through direction and control or through integration and self control. तो किस पे फोकस कर रहा है कि इन्होंने एक एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश की जहां पे कि जो एम्प्लॉयज हैं वो खुद मोटिवेट होकर काम करें, ना कि कंट्रोल करके कि उनके बॉस उनको कंट्रोल करे, सेल्फ कंट्रोल के थ्रू जो है वो अपना काम कर सके. तो सेल्फ कंट्रोल को इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस भी किया कि बोला कि वो जो प्रोफेशनल आइडिया या प्रीवियस आइडिया जो था कि मैनेजर का काम है लेबर्स को कंट्रोल करना, और क्योंकि लेबर्स जो है वो अपने से खुद से नहीं काम करना चाहते, वो हमेशा कोशिश करेंगे कि वो काम ना करे, वो एक तरह से काम चोर कह सकते हैं दूसरी लैंग्वेज में, क्यों उनको फोकस करके कहना पड़ेगा और आपको हमेशा उनसे काम लेना पड़ेगा. लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि मोटिवेशन के थ्रू आप उनसे काम ले सकते हैं और खुद मोटिवेट होकर काम करेंगे. हिज अदर बुक ऑफ द, ये फिर से इंपॉर्टेंट, द प्रोफेशनल मैनेजर लिंक बिहेवियरल कॉन्सेप्ट टू ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर. यहां से in 93 he was listed the most popular management writer of all times along with Henry Fayol. तो हेनरी फ्योल के साथ साथ, हेनरी फ्योल हमने जाना देखा है, इतने बहुत बड़े थिंकर थे साइंटिफिक मैनेजमेंट के, लेकिन इन्होंने ऑल्दो इनके आइडिया को क्रिटिसाइज किया, लेकिन हेनरी फ्योल भी एक पायनियर थे साइंटिफिक मैनेजमेंट के और एक बड़े थिंकर थे. उसी तरह से ये भी बिहेवियरल मूवमेंट के एक बड़े थिंकर बन के आते हैं. इसके बाद अगर हम देखें तो द पेरिनियल क्वेश्चन इन मैनेजमेंट, उसको हम फोकस करते हैं. तो हम देख सकते हैं द पेरेनियल क्वेश्चन इन मैनेजमेंट की लगातार एक परपेचुअल क्वेश्चन है कि जिसका आंसर ढूंढ रहे थे लोग कि मैनेजमेंट कैसे सक्सेसफुल हो. तो ऑब्वियसली इसका है जो सक्सेस, इन्होंने जो अजम्पशन दिया, अपना हाइपोथेसिस जो दी, वो था द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज सीक्स. ये हमने बताया कि ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज जो है वो मोस्ट फेमस, इसी में इन्होंने आंसर बताया. तो आंसर पेरेनियल क्वेश्चन जो लगातार चला आ रहा था, पेरेनियल का मीन्स हो गया कि जो लगातार चला रहा था कि क्वेश्चन वेदर सक्सेसफुल मैनेजर्स आर बोर्न और मेड, कि जो मैनेजर है उसको हम पढ़ा के या एक टेक्निक के थ्रू बना सकते हैं, और वो अपने से इनबिल्ट या कहते हैं कि जो नेचुरल कैपेसिटी है वो बॉर्न है, वो ऐसा सोचा जाता था कि ये इस पे एक क्वेश्चन चल रहा था, इन्होंने उसको बदल दिया. द मेन आर्गुमेंट ऑफ दिस बुक वाज टू इंपॉर्टेंट सपोजिशन कॉल्ड थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई. ये क्वेश्चन ही ज्यादातर इनसे जो भी आता है ये होता है कि थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई किसने दिया, थ्योरी एक्स किस पे फोकस करता है, थ्योरी वाई किस पे फोकस करता है. इन्हीं दो तीन चीजों से इनके ऊपर क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये थ्योरी एक्स थ्योरी वाई जो है बहुत पॉपुलर है. और ये जो ट्रेडिशनल आइडिया था जिसको हम आगे बताएंगे भी कि जो कैरेट एंड स्टिक का जो आइडिया था उसको डिमोलिश करते हैं, उसको ब्रेक करते हैं, और एक नया आइडिया जो मोटिवेशन का, कलेक्टिविज्म का, या जो सेल्फ कंट्रोल का जो आइडिया देते हैं, ये थ्योरी वाई में आता है. और थ्योरी एक्स जो क्लासिकल जो ट्रेडिशनल आइडिया था उसको ही कहते हैं. थ्योरेटिकल assumption इनका क्या था? His basic hypothesis has been that every managerial acts rest on theories की जो भी managerial act है वो theories पे based होता है. Otherwise, he believes that if management is an art, कि अगर कोई ये बिलीव करता है कि एक आर्ट है जिस क्वालिटी के साथ लोग पैदा ही होते हैं, जैसे कोई पेंटर बनाना मुश्किल होता है या किसी एक्टर बनाना मुश्किल है, आप उसके अंदर इनबिल्ट होगा, नेचुरली उसके अंदर होगा, वो उसके साथ पैदा ही होता है. तो ये क्या कहते हैं, इट बिकेम वेरी कॉमन वे ऑफ डिनाइंग द इंपॉर्टेंस ऑफ थ्योरी टू मैनेजरियल बिहेवियर. अगर हम मान ले कि इनबिल्ट क्वालिटी है, किसी की नेचुरल क्वालिटी है लीडर बनने की, तो इसका मतलब है कि हमको थ्योरी पढ़ाने से कोई मतलब ही नहीं रहेगा. तो थ्योरेटिकल इसको थ्योराइज कैसे कर सकते हैं फिर, कि अगर कोई मैनेजर इनबिल्ट चीजों से निकलता है, जिसका कोई नेचुरल चीजें हैं, तो उसको हम थ्योराइज नहीं कर पाएंगे. इसलिए क्या कहते हैं, बट देन ही न्यू फॉर श्योर दैट मैनेजमेंट वाज नॉट अ साइंस, कि ये कहते हैं कि साइंस भी नहीं है, इट सर्व अ डिफरेंट पर्पस, क्योंकि साइंस भी ये नहीं मानते थे. द इशू इज वेदर मैनेजमेंट कैन यूटिलाइज साइंटिफिक नॉलेज इन द अचीवमेंट ऑफ प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव्स विथ विच इट इज कंसर्न, कि साइंटिफिक नॉलेज की तरह यूज कर सकते हैं मैनेजमेंट को, एग्जैक्टली जो है वो साइंस नहीं है. इसीलिए इन्होंने बिहेवियर को भी डाल दिया कि आप किसी को
ऐसे भी थ्योराइज नहीं कर सकते कि एक आदमी जो कर रहा है उसी तरह से दूसरा, जो हम लगातार देखते रहे कि ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के लोगों ने जो क्रिटिसिज्म लाए थे वही चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसको थ्योराइज करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि साइंटिफिक अप्रोच है इनका। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहां आप देख सकते हैं, ही रिगरसली examines the classical way of coercion and challenge the validity of the assumption that underlie behind the authority of the office। तो बेसिकली व्हाट वाज दैट कि अभी तक जो ट्रेडिशनल वे चल रहा था कि ऑफिस जो अथॉरिटी है वही मैनेजमेंट देखती है, वही प्रोडक्शन बढ़ा सकती है, एजम्पशन ये बिलीव किया जा सकता था अथॉरिटीज के पास ही पावर है कि कुछ भी करने का। ये क्लासिकल वे था कोएर्सन का। कोएर्सन मतलब फोर्सफुली किसी से करवाना, कि अगर आप अथॉरिटी अच्छी है फोर्सफुली काम करवा सकती है तो अच्छा काम होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो उसके बाद देखते हैं ह्यूमन बिहेवियर इज प्रिडिक्टेबल। ये कहते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर इज प्रिडिक्टेबल बट एज इन फिजिकल साइंस एक्यूरेट प्रिडिक्शन हिंजेस ऑन द करेक्टनेस। कि जैसे फिजिकल साइंस होती है, जैसे हमने बोला कि कोई चीज़ है उस पर इतना फोर्स लगाएंगे तो उतना डिस्प्लेस हो जाएगी, या इतने फोर्स से ऊपर भेजा तो उतनी दूर तक जाएगी और वापस आ जाएगी। इस तरह की चीज़ें ह्यूमंस के बारे में थोड़ा सा मुश्किल है। He underlined the theoretical assumption. We can improve our ability to control only if we recognize that control consists in selecting adaptation to human nature rather than in the attempted to make human nature conform to our wishes। कि अगर हम ह्यूमन नेचर को ही समझ ले तो वो दैट विल बी मोर बेटर देन कि हम जो चाहते हैं वो ह्यूमन से कराएं। कि अगर हम ह्यूमन नेचर को समझ पाएंगे, कि जैसे हम देखते हैं कि हम पढ़ाते समय भी या कोई भी काम कराते थे कि हमको ध्यान में रखना पड़ता है कि कौन सा स्टूडेंट किस चीज में अच्छा है, उस तरह के एग्जाम्पल देखिए कि उसकी तरह से। अदरवाइज क्या करें, हमने जो बताया है आपको उसी को समझना पड़ेगा, तो क्या होगा, वो एक कोअर्सन मीडियम होगा कि हमने जो एग्जाम्पल दिया आप उसको समझिए। हम आपको जो आइडिया है ह्यूमन नेचर को ना समझ के कि वो किस चीज में इंटरेस्ट लेता है, अगर उसको उस तरह का काम दे दिया जाएगा तो आसान हो जाएगा। तो यही चीज इन्होंने डेवलप की। सिंस ही वॉज अ साइकोलॉजिस्ट ऑफ, हम बात कर चुके हैं शुरुआत में, स्टूडेंट ऑफ सोशल बिहेवियर, he developed his hypothesis and scientifically tested the idea of two assumptions of control, that is coercive compulsion। ये फिर से इंपॉर्टेंट हो गया, इसी के बारे में इन्होंने पूरी जो हाइपोथेसिस है जो बुक में वो यही है, कोएर्सिव कंपल्सन एंड थ्रू मोटिवेशन जो है सेल्फ कंट्रोल का। और इसको ही इन्होंने, ये भी क्वेश्चन बदल सकता है, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई की जगह पे क्या हो सकता है, कोएर्सिव कंपल्सन की थ्योरी एंड एट द सेम टाइम थ्रू मोटिवेशनल सेल्फ कंट्रोल की थ्योरी किसने दी, तो ये भी होंगे वही। एंड लेटर हिज दिस मैनेजरल कंट्रोल थ्योरी बिकेम पॉपुलर एज थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। तो हमने कहा देखा कि दोनों ही चीजों को में ये थ्योरी एक्स वाई का दूसरा नाम भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम्स में जो आते हैं वो क्या आते हैं, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई के ही। तो देख लेते हैं थ्योरी एक्स क्या है। थ्योरी एक्स द कोएर्सिव कंपल्सन है। थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। हाँ, तो ये देख रहे थे द थ्योरी एक्स कोएर्सिव कंपल्सन। कोएर्सिव मीन्स फोर्सफुली कराना, बल लगा के कराना, इस तरह से कह सकते हैं। कोएर्सन कहते हैं ना जो फोर्स खुद ना करना चाहे दूसरा कोई करा, तो कंपल्सन। थ्योरी एक्स एज द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ डायरेक्शन एंड कंट्रोल ट्रेडिशनल मैनेजरल पॉलिसी एंड प्रैक्टिस। तो जो होता ही है कि ट्रेडिशनल जो चला रहा था, हमने बोला कि आदमी वो मानते थे कि मजदूर अपने से काम नहीं कर सकता, अपने सोच नहीं सकता, उसके अंदर सेल्फ मोटिवेशन नहीं है। तो एजम्पशन क्या है थ्योरी एक्स के, द एवरेज ह्यूमन बीइंग हैज एन इनहेरेंट डिसलाइक ऑफ वर्क, कि वो काम करना पसंद ही नहीं करता है, एक एवरेज ह्यूमन बीइंग, एंड विल अवॉइड इट, कि काम करना अवॉइड करेगा इफ ही कैन, अगर उसको ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहेगा तो वो काम करेगा ही नहीं। तो ये इसके अगेंस्ट में थे, ऑल्दो बाद में ये लाते कि हेंस मोस्ट पीपल मस्ट बी करेक्टेड। अब क्या है, उनमें सुधार हो सकता है, ज्यादातर लोगों को सुधार किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, डायरेक्ट किया जा सकता है, डराया जा सकता है, थ्रेटन विथ पनिशमेंट टू गेट देम टू पुट फोर्थ एडिक्वेट एफर्ट टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिविटी। क्या ऑर्गेनाइजेशनल जो ऑब्जेक्टिविटी है, जो उद्देश्य है, उसको प्राप्त करने के लिए उसको सजा दी जा सकती है, उसको डराया जा सकता है। ये सब चीजें ज्यादातर लोगों के साथ किया जा सकता है और उससे ज्यादा अच्छा काम उनसे लिया जा सकता है, ये भी आइडिया है। द एवरेज ह्यूमन बीइंग, इसके बाद देखते हैं क्या है, द एवरेज ह्यूमन बीइंग
प्रिफर्स टू बी डायरेक्टेड। अब इनका आइडिया है कि जो कोएर्सिव जो पॉलिसी थी या इससे अभी तक साइंटिफिक मैनेजमेंट जो चल रहा था, वो क्या बिलीव कर रहा है कि एवरेज ह्यूमन बीइंग जो है वो डायरेक्ट होना पसंद करता है। उसको कोई निर्देश दे दे तो वो काम कर देगा, अदरवाइज अपने से इनोवेट करके अपना सा आइडिया लेके जो है वो बहुत इनोवेटिव नहीं होगा, या इनिशिएशन लेने में भी उसको डर लगता है या नहीं लेना चाहता है, वो काम नहीं करना चाहता, इसलिए भी हो सकता है। तो वो कहते हैं कि अब ये अभी तक जो थ्योरी एक्स जो इस्टेब्लिश थ्योरी है उसको उन्होंने बोला थ्योरी एक्स है। तो इनकी थ्योरी तो नहीं है, इस्टेब्लिश थ्योरीज को ही ये बोल रहे हैं कि थ्योरी एक्स है। तो विशेष टू अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, हैज रिलेटिवली लिमिटेड लिटिल एम्बिशन एंड वॉट सिक्योरिटी ऑफ ऑल, कि उसके अंदर बहुत कम एम्बिशन होते हैं और वो सिक्योरिटी पे फोकस ज़्यादा करता है, रिस्क नहीं लेना चाहता है कि जैसे जॉब है तो एक ही जॉब में चलता रहेगा, अपना बिजनेस नहीं करेगा या नए इनोवेटिव आइडिया नहीं लाएगा, क्योंकि उसको डर है कि कहीं ये इनोवेटिव आइडिया फेल हो गया तो उसमें नुकसान हो सकता है। इस तरह की चीज़ें वो करता है। तो ये इस्टेब्लिश थ्योरी भी है। इन्होंने बोला कि एक तो ये आइडिया होता है, उस पर एग्री करते हैं कि एक ये आइडिया होता है। दिस अप्रोच इज ट्रेडिशनली नोन एज कैरेट एंड स्टिक। ये तो बहुत फेमस चीज़ है, कैरेट एंड स्टिक। जितने मैनेजमेंट के अभी भी आजकल जितने भी एमबीए करते हैं लोग या तो कैरेट एंड स्टिक के चलते हैं। कैरेट मीन्स है कि रिवॉर्ड देना, किसी चीज़ पे आप खुश हुए, कोई अच्छा काम कर रहा है तो कैरेट दिया, और नहीं तो डंडा स्टिक कि आप पनिशमेंट मिलेगी। तो पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड का जो आइडिया है उसको हम कैरेट एंड स्टिक कहते हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं द अजम्पशन बिहाइंड द थ्योरी ट्रीट मैन नॉट ओनली एज अ इनसिक्योर बीस्ट रिस्पॉन्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ फियर बट एज अ डिसलाइकर और अवॉइडर ऑफ ऑल वर्क अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। ये कह रहे हैं कि एक इनसिक्योर बीस्ट, जानवर जो इनसिक्योर होता है वो कभी फोकस नहीं कर पाता, बहुत क्रिएटिव नहीं हो पाता ना जानवर। रिस्पॉन्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ फियर, हमेशा जो डर के सामने ही करता है। तो जैसे जानवर को भी डरा के आप काम करा सकते हैं, प्यार से थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट एज अ डिसलाइकर अवॉइडर ऑफ ऑल। तो ये कह रहे हैं कि किसी भी तरह के किसी भी सर्कमस्टेंसेस वो काम करेगा ही नहीं, ये थ्योरी एक्स बिलीव करती है। एक्चुअली सम ऑफ द न्यू स्ट्रेटजीज लाइक डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण, मैनेजमेंट प्रबंधन, ऑब्जेक्टिव उद्देश्य, कंसल्टिव सुपरविजन जो है सलाह परामर्श, डेमोक्रेटिक लीडरशिप अल्टीमेटली प्रूव्स टू बी ए न्यू वाइन इन ओल्ड बॉटल्स। अब ये बोल रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो नई चीज़ें आ रही थी, जो ह्यूमन रिलेशन थ्योरीज के बाद जो नए आइडियाज़ आने लगे थे, वो आइडियाज़ जो थे वो कह रहे हैं कि ये आइडियाज़ बहुत जो डिसेंट्रलाइज कर दीजिए, थोड़ा सा लोगों में बांट दीजिए, ऑब्जेक्टिव्स कंसल्टिव कर लीजिए। बोले इट इज़ नथिंग बट न्यू वाइन इन ओल्ड बॉटल, पुरानी जो है नई बोतल में पुरानी शराब ही वही फिर से डाल दी गई है। स्पेशली because the procedure developed to implement these new strategies are in the main derived from the same old inadequate assumption of theory X। कि उन्होंने बोला थ्योरी एक्स पे ही, क्योंकि ये बेस्ड है अबाउट ह्यूमन नेचर एंड सोशल बिहेवियर, क्योंकि ये सोशल बिहेवियर को, ह्यूमन नेचर को उसी तरह से देख रहे हैं, उसी में थोड़ा सा सुधार करने की कोशिश करते हैं। तो कोई रेवोल्यूशनरी आइडिया नहीं है थ्योरी एक्स में। जो भी लोग इवन डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं या सुपरविजन, कंसल्टेटिव सुपरविजन की बात कर रहे हैं, डेमोक्रेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, दैट इज नॉट अ रेवोल्यूशनरी थिंग। तो उसको ये नहीं कह रहे कि पूरी तरह से चेंज हो जाएगा आप, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन नेचर को नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं क्या लिखा है। यहाँ पे देख लेते हैं, हिज conclusion is that so long as the assumption of theory X continue to influence the managerial strategy, we will fail to discover, let alone utilize the potential of average human being। ये बोल रहे हैं कि जब तक हम थ्योरी एक्स पे बिलीव करते रहेंगे, कि मैनेजरियल इन्फ्लुएंस और स्ट्रेटजी पे बिलीव करते रहेंगे, तब तक हम ये नहीं खोज पाएंगे कि जो एवरेज ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर क्या पोटेंशियलिटी है, क्या क्षमताएं हैं, ये हम नहीं समझ पाएंगे। दैट विल बी डिफिकल्ट। मैकग्रेगर क्या कहते हैं, फेल्ट दैट अ कमांड एंड कंट्रोल एनवायरनमेंट इज नॉट इफेक्टिव बिकॉज इट रिलाइज ऑन लोअर नीड्स फॉर मोटिवेशन। कि अगर एक बहुत ज़्यादा किसी पे कमांड रखी जाएगी, जैसे हमने बोला कि जानवरों पे भी अगर आप कमांड रखेंगे तो बहुत इनोवेटिव नहीं हो पाएगा, और यहाँ पे इंसान के साथ भी यही हो रहा है कि बहुत ज़्यादा कमांड रखेंगे तो इनोवेटिव नहीं है। बट इन मॉडर्न सोसाइटी दीज नीड आर मोस्टली सेटिस्फाई एंड देयरफॉर नो लॉन्गर मोटिवेट। कि ये जो नीड है ये सेटिस्फाई होनी चाहिए,
अब ये कह रहे हैं कि भाई कि आज के मॉडर्न समय में, ऑल दो उस समय वर्ल्ड वॉर के बाद सोसाइटी को समन को लग रहा था कि ये मॉडर्न सोसाइटी हो चुकी है और अब हमको जो है इनोवेशन पे फोकस करना है, कि मोटिवेशन पे फोकस करना है। मैकग्रेगर मोटिवेशन सीम्ड मोर लाइकली विद द थ्योरी वाई मॉडल। अब ये जो मोटिवेशन का आइडिया है ये किस पे है, जो हमने बताया भी था, मोटिवेशनल जो कंट्रोल है उसको कहते हैं थ्योरी वाई मॉडल। तो थ्योरी वाई जो है द अल्टरनेट एजम्पशन ऑफ इंटीग्रेशन एंड सेल्फ कंट्रोल। तो अभी तक कोएर्सन पे बात हो रही थी कि कोर्स करके फोर्सफुली काम कराना, अब इंटीग्रेशन की मिला के काम, मिलजुल के काम करना, सेल्फ कंट्रोल, अपने से आपको छोड़ देना। और क्योंकि जो आइडियाज थे वो भी बढ़ रहे थे, बहुत सी नई चीजें आ रही थी, सिर्फ फैक्ट्रीज नहीं थी जहां मैनेजमेंट देखना होता है कि आप अब तो बहुत क्रिएटिव चीजें, मान लीजिए प्रिंटिंग प्रेस बढ़ रहा है, नई चीजें आ गई थी, मूवी क्रिएशन हो रहा है, एड बन रहे हैं, इन सब चीजों में तो बहुत ज्यादा इनोवेटिव होना पड़ता है, क्रिएटिव होना पड़ता है। अगर आप किसी जर्नलिस्ट को लगातार पोक करते रहेंगे कि आप ये कीजिए, इस तरह से कीजिए, उस तरह से, तो वो अपना आइडिया ही छोड़ देगा, वो बोलेगा जो काम बोलेंगे हम वो करेंगे। तो कई बार आज के समय बहुत से ज़्यादा जर्नलिस्ट को फ्री छोड़ दिया था, आपको ये बताया नहीं जाता कि आपको आज शाम का प्रोग्राम किस पे करेंगे। बेसिक ओवरऑल थीम होते है, जो भी चीज़ है आप बना लीजिए, कुछ भी करिए। तो इस तरह की चीज़ अगर आप न्यूज़ देखते हैं तो उसमें देख सकते हैं कि अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ पे फोकस करते हैं, तो कोई डायरेक्टली ऊपर नहीं बोलता। हाँ, कुछ मेजर ब्लंडर होगा तभी मैनेजमेंट उसमें इंटरवीन करता है। तो हम देखते हैं, मैकग्रेगर डिस्कवर्ड द रोल ऑफ इमोशनल कमिटमेंट्स ऑफ डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस विच स्टेम फ्रॉम अ सीरीज ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सप्रेस। कि डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस का आइडिया है, इमोशनल कमिटमेंट तभी होगा जब उसको इंडिपेंडेंस मिलेगी, जब आपको फ्रीडम मिलेगा तभी आप नई चीजें कर पाएंगे। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देख लेते हैं, classical principles are derived primarily from the study of the military and the Catholic Church, and it suffered from ethnocentrism, and its underlying assumption about human behavior are at best only partially true। कि अब ये क्योंकि पहले जो चीज़ें थी हमने बताया भी कि मिलिट्री में या कैथोलिक चर्च में तो ट्रू हो सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे बहुत क्रिएटिव और इनोवेटिव बिजनेसेस आने लगे। कोई कपड़ा डिजाइन कर रहा है तो डिजाइन करने वाले को आप नहीं फोर्स कर सकते कि इस तरह से, कपड़ा सिलने वाले को तो कर सकते हैं लेकिन डिजाइन करने वाले को नहीं कर सकते। या एड बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, तो ये चीजें मुश्किल है। ही अरेंज्ड हिज न्यू सेट ऑफ अजम्पशन अबाउट मोटिवेशन, कि आप उसको मोटिवेशन के थ्रू, कि आपने बहुत अच्छा किया कभी रिवॉर्ड देके, मोरल इन थ्योरी, जो नैतिकता है वो डाल के जो है, विच ही कॉल्ड थ्योरी वाई। और इसी को इन्होंने क्या किया कि मोटिवेशन डाल के, मोरल डाल के थ्योरी वाई को बनाया, और उसके जो परहैप्स टू ड्रामेटाइज द कॉन्ट्रास्ट विद द मेजर एजम्पशन। अब इसके एजम्पशन हम देख लेते हैं क्या है। द एजम्पशन ऑफ थ्योरी वाई, अभी हमने एक्स के देखे, तो वो ट्रेडिशनल अप्रोच ही है एक्स में, सीधे सीधे कि ये कोएर्सन पे बेस्ड है, कि आप भी काम नहीं करना चाहता उससे फोर्सफुली काम कराना है। थ्योरी वाई क्या कह रही है? थ्योरी वाई कह रही है द एक्सपेंडिचर ऑफ फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट इन वर्क इज एज नेचुरल एज प्ले और रेस्ट। कि बोले कि जो एक्सपेंडिचर फिजिकल और मेंटल एफर्ट जो है वो उसी तरह से नेचुरल है जैसा हम खेलते हैं या रेस्ट करते हैं, उसी तरह से जो हमारा एफर्ट है वो भी नेचुरल है। हम सब लोग एफर्ट देना चाहते हैं, क्योंकि हम रेस्ट भी करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं खेलते नहीं हैं, तो खेलते तो है लेकिन रेस्ट भी करना चाहते हैं। इसी तरह से आदमी जो है मेंटल फिजिकल एफर्ट करना चाहता है लेकिन साथ ही साथ रेस्ट भी करना चाहता है, तो उसको लगातार फोर्स करके आप नहीं करवा सकते, ना फिजिकल काम करा सकते हैं ना मेंटल वर्क। मास एक्सरसाइज, सेल्फ डायरेक्शन, सेल्फ कंट्रोल इन द सर्विस ऑफ द ऑब्जेक्टिव टू विच ही इज कमिटेड। कि उसका आइडिया, जो लोग होते हैं वो कलेक्टिव चीजों, मास एक्सरसाइज मीन्स कलेक्टिव चीजों में काम करना, या सेल्फ अपने से गाइडेड चीजों को काम करने में, या अपने से कंट्रोल करके काम करने में उसको ज्यादा मजा आता है, उसका ऑब्जेक्टिव उसको मिलता है कि हम ये काम कर रहे हैं। जैसे कोई भी न्यूज एंकर है, अपना एक प्रोग्राम बनाता है, उसको लोग वो इसलिए नहीं बनाता कि डायरेक्टर हमारा जो ऊपर है बॉस वो खुश हो, उसको लगता है ज्यादा से ज्यादा लोग देख रहे हैं, उससे उसको खुशी मिल जाती है। या कोई बुक लिखता है तो ऐसा नहीं कि उसके ऊपर कोई बॉस बैठा हुआ है, अपने कमिटमेंट से वो लिख ले रहा है। कमिटमेंट टू ऑब्जेक्टिव इज फंक्शन ऑफ द रिवॉर्ड एसोसिएटेड विद देयर अचीवमेंट। वो अचीवमेंट, जैसे हम बता चुके, अचीवमेंट से जुड़ा हुआ है उसका
रिवॉर्ड क्या है, अचीवमेंट से जुड़ा हुआ है कि अचीवमेंट जो करेगा उसी की वजह से वो काम भी करता है, ऐसा नहीं कि उसको कोई फोर्स कर रहा है। The average human being learns under the proper condition not only to accept but also seek the responsibility। वो कह रहा है कि जो एवरेज ह्यूमन बीइंग है वो हमेशा सिर्फ एक्सेप्ट नहीं करता रिस्पॉन्सिबिलिटी की, ये बोला गया है ये कर देना, कई बार वो चाहता भी है कि नई चीज़ों में हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाए। तो आप देख सकते हैं इवन जो हम बोलते हैं गवर्नमेंट सेक्टर जो होता है, जहाँ पे हम मानते हैं कि कई बार लोग लेथार्जिक हो जाते हैं, नहीं चाहते कुछ काम करना, फिर भी लोग करते हैं। कि आप देखेंगे सेम सैलरी पे लोग प्रमोशन चाहते हैं या नई ऐसा नहीं कि आपको सैलरी बहुत ज़्यादा मिलने लगती है, आप जब किसी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर बन जाते हैं या कुछ और बन जाते हैं या किसी भी तो ऐसा नहीं कि आप उनमें से एक है, ऐसा नहीं कि आपको सैलरी ज़्यादा मिल रही है। या प्राइम मिनिस्टर, अब प्राइम मिनिस्टर जो बन रहा है उसको कोई अलग से सैलरी नहीं मिल रही है, जितनी एक एमपी को मिलती है उतनी जितनी मिनिस्टर को मिलती है उतनी उनको भी, लेकिन फिर भी लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख करते हैं, आदमी एक आदमी, और हर आदमी करना चाहता है। एक सिंपल विधायक है उसको मिनिस्टर बनना है या दूसरी चीज़ें बननी होती है, कई बार दूसरे डिपार्टमेंट का कुछ बनना होता है, ऑल दो एक यहाँ पे एक करप्शन का भी आइडिया होता है, लेकिन कई बार करप्शन ना करते हुए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख करते हैं लोग। अब हम आगे देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा है। तो देखिए, द कैपेसिटी टू एक्सरसाइज अ रिलेटिव हाई डिग्री ऑफ क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन एंड इंजेन्युटी is the solution of organizational problem is widely not narrowly distribute in the population। की जो आइडिया है, जो हाई डिग्री ऑफ क्रिएटिविटी है, इमेजिनेशन है, इंजन्यूटी मतलब जेन्युइन काम करने की जो इच्छा है या कर पाने की जो वो सोल्यूशन, ये कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम जो है वो बहुत, ऐसा नहीं कि बहुत कम लोगों में है, ये सब चीज़ें काफ़ी लोगों में है, आपको बस क्या करना है उसको एक्सप्लोर करना है। Under the condition of modern industrial life, the intellectual potentials of the average human beings are only partially utilized। ये कह रहे हैं कि लोगों में है, आप उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आज के समय गूगल या फेसबुक को अगर देखें तो ये बहुत बड़े जाइंट है, बहुत बड़ी कंपनियां, लाखों लोग इसमें काम करते हैं, और इनका अगर वर्क कल्चर देखेंगे तो ऑलमोस्ट इस वाई जो थ्योरी है उस पर है कि बहुत फ्रीडम देते हैं। ये कहते हैं कि ठीक है आपको कोई चीज़ बनानी है, कोई चीज़ करनी है, तो वो ऑफिस में आपके बेड भी होते हैं, वहाँ पे जाके सो सकते हैं, आप सोइए उठ के आ जाइए फिर काम करने लगिए। आप कुछ खेलने का सामान रखा होगा, जिम होता है, ये सब चीज़ें तो आजकल बहुत से ऑफिस में कर दिए गए, जिम रखे हैं कि अगर आपको लग रहा है फोकस नहीं कर पा रहे हैं काम में तो आप जिम में चले जाइए, थोड़ा फिटनेस पे काम कीजिए, आ जाइए। या खेलने कूदने का कुछ भी रखा होता है। तो आप जो कह सकते हैं बधुआ मजदूर जैसा काम नहीं करा सकते कि आपको बोल दिया गया तो आप कंप्यूटर पे ही बैठे रहे, क्योंकि आइडियाज कब आएंगे किस समय आएंगे पता नहीं होता है। तो अलग अलग जगह पे, कई जगह स्मोकिंग के लिए भी स्पेस होता है, बहुत सी चीज़ों के लिए स्पेस होता है कि आप कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें काफ़ी, अब इन पे आजकल मॉडर्न लाइफ में तो, लेकिन आज से ये काफ़ी साल पहले बता रहे हैं मॉडर्न, अब जाके इस पे फोकस किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं गूगल और फेसबुक कितने सक्सेसफुल हैं, जहाँ पे ऑफिस की तरह मैकेनिकली काम लिया था वो ऑफिस उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते। दिस assumption point to the fact that the limits of human collaboration in organizational setting are not limits of human nature। कि जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग की जो लिमिट है वो ह्यूमन नेचर की लिमिट नहीं है, बट ऑफ मैनेजमेंट इंजन्यूटी इन डिस्कवरिंग हाउ टू रियलाइज द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। कि अब जो मैनेजमेंट है उसके अंदर जेन्यूनिटी होनी चाहिए कि हाउ टू रियलाइज कि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनके अंदर कितना पोटेंशियल है, उसको हम कैसे यूज कर पाते हैं, क्योंकि पोटेंशियल तो ऑलमोस्ट सब में होता ही है, बस हमको यूज करने की जरूरत है। द थ्योरी implies that if employees are lazy, indifferent, unwilling to take responsibility, intransigent, uncreative, uncooperative, the cause line in the management method of organization and control। कि अगर ऐसा हो रहा है कि लेजी है, इंडिफरेंट है, उनको फर्क नहीं पड़ता है, काम नहीं करना चाह रहे, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट मेथड में कुछ तो प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये इनका आइडिया। मैकग्रेगर कहते हैं कॉल्स थ्योरी वाई एन ओपन इन्विटेशन टू इनोवेशन। कि नई चीज़ें करने का जो है वो थ्योरी वाई में इनोवेट हो कर सकते हैं, आप नए नए तरीके से सोच सकते हैं, जो ट्रेडिशनली चला रहा है सिर्फ उसी तरह से नहीं सोचना है। ही, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ही डज नॉट डिनाई द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ अथॉरिटी अंडर सर्टन सर्कमस्टेंसेस, बट ही डज डिनाई इट अप्रोप्रिएट फॉर ऑल पर्पज अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। ये कहते हैं कि कई बार अथॉरिटी का यूज करना पड़ता है, ऐसा ना हो कि ये आदमी काम उसको एक बहाने की तरह यूज करने लगे, काम ना करने की तरह।
तो कई बार अथॉरिटी यूज करनी पड़ेगी, लेकिन ये कहते हैं ऑल पर्पस ऑल सर्कमस्टेंसेस में ये करने की जरूरत नहीं है। तो ज़्यादातर सर्कमस्टेंसेस में पर्पस के लिए आपको फ्रीडम देना पड़ेगा इनोवेशन को। अब थ्योरी वाइज इन प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस में हमने जैसे बताया कि कहाँ कहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं, होते हैं आज के समय काफ़ी ऑफिस में ये होने लगा है। कॉर्पोरेट ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस अभी भी ट्रेडिशनल तरीके से ही चलती हैं, या दूसरे जो हमारे छोटे ऑफिस हैं इंडिया में या इस तरह के, वहाँ पे काफ़ी छोटे ऑफिस में ट्रेडिशनल अप्रोच ही चल रहा है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं। तो देखते हैं थ्योरी वाई इन प्रैक्टिस। ही डिस्कवर greater long run advantage in permitting the subordinate to learn by the experience than in simply telling them where their planning has been unrealistic and inadequate। कि इन्होंने एक कह सकते हैं ही डिस्कवर्ड अ ग्रेट लॉन्ग रन एडवांटेज कि जब हम सबॉर्डिनेट जो हैं कि उसको परमिट किया जाए टू लर्न, कि सीखने के लिए बाय एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस के बेस से, इन सिंपली टेलिंग देम वर देयर प्लानिंग हैज़ बीन अनरियलिस्टिक, कि अनरियलिस्टिक अनएडुकेट हो तब तो बताएं, अदरवाइज आप उसको एक्सपीरियंस के थ्रू सीखने दें। Administrative informational and motivational purpose of performance appraisal of employees are also served better because intelligent adults take to growth, learning and improve performance only through the language of self control and integrative behavior। तो बोले कि जो इंटेलिजेंट एडल्ट्स हैं तो वो क्या करते हैं, वो सेल्फ कंट्रोल परफॉर्मेंस को अपने इम्प्रूव करते हैं और लर्निंग से धीरे धीरे वो सीखते ही हैं अपने इंटीग्रेटेड बिहेवियर से। तो ये प्रैक्टिस में भी कर सकते हैं आप, जितना फ्रीडम देंगे, जितना वो इंटेलिजेंट एम्प्लॉय होगा वो उतना ही ज़्यादा क्रिएटिव होगा और उतना अच्छा काम करेगा। इसके अलावा इन्होंने ये काम करके भी देखा, इसका प्लान कर एक जरा स्कैनलॉन प्लान बनाया इन्होंने, जो कि एक कह सकते हैं कि एक रिसर्च का ऑब्जेक्टिव था। जिस तरह से इन्होंने एक ऑब्जर्वेशन किया, एक प्रैक्टिकल किया। मैग्रोगर वर्ड क्लोजली विथ फेडरिक लेजर हु वाज कैरिंग रिसर्च ऑन यूनियन मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन पॉपुलरली नोन एज स्कैनलॉन एंड एमआईटी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में स्कैनलॉन प्लान इन्होंने लाए और इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश की। द स्कैनलॉन प्लान वॉज नॉट अ फॉर्मल और सेट ऑफ प्रोसीजर, इसमें कोई प्रोसीजर बहुत ज़्यादा फॉर्मल नहीं था, but it was philosophy management based on theoretical assumption entirely consistent with theory y, कि theory y पे जो है कंसिस्टेंसी कैसे काम करता है उसको देखने के लिए ये कर रहे थे। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ से देखेंगे द टू सेंट्रल फ्यूचर ऑफ द स्कैनलॉन प्लान आर लॉस रिडक्शन, शेयरिंग एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन, कि अगर हम लॉस का जो होगा वो रिडक्शन करेंगे, उसकी शेयरिंग कर लेंगे। इफेक्टिव पार्टिसिपेशन की, किसी भी चीज़ को जब नई चीज़ें कर रहे हैं उसमें जो पार्टिसिपेशन है लोगों का बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो कह सकते हैं कि रिजल्ट जो आउटपुट होगा वो बेटर होगा। मैग्रेगर फाउंड दैट प्रोवर्बियल टास्क ऑफ सेलिंग रेफ्रिजरेटर टू एस्किमोज had been also easier in Scanlon companies rather than in other companies selling traditional incentive plans और merit rating program। तो Scanlon कंपनीज जो इन्होंने लिए उसमें ये फ्रीडम देते थे। अब ये कहते जो ट्रेडिशनल आइडिया था ना कि एक अच्छा मैनेजर जो होगा वो कुछ भी बेच सकता है, सेल्समैन जो होगा अच्छा, तो कहते हैं रेफ्रिजरेटर एस्कीमो, एस्कीमो जो होते हैं ना नॉर्थ पोल पे पाए जाते हैं जहाँ पे बर्फ ही बर्फ है, चारों तरफ माइनस में टेम्परेचर है, वहाँ भी अगर आप रेफ्रिजरेटर बेच ले रहे हैं तो होता भी है, आज का समय भी यहाँ भी होता है, इंडिया में भी, अगर पूरे वर्ल्ड में जो मार्केट इकोनॉमी है उसमें क्या होता है कि आपको काम हो या ना हो आपको वो चीज़ें बेच दी जा रही, जैसे फेयर एंड लवली बेच दी जाए गोरा होने के लिए। अब उससे हो सकते हैं कि नहीं हो सकते वो किसी को नहीं मालूम, लेकिन फिर भी बेच दी। तो ये जो आइडिया है मैनेजमेंट या मैनेजर्स का, तो बोले कि इससे बेटर है कि कंपनी में ये चीज़ कहना, और उससे बेटर है कि जहाँ पे स्कैनर कंपनीज जो है वहाँ पे इन्होंने फ्रीडम दिया कि वहाँ अपने से वो आइडिया बदल सकते हैं कि किस तरह से इनोवेटिव आइडिया से सामान बेच रहे हैं। और इन्होंने देखा कि ये ज़्यादा आसान है कि अगर आप उसको छोड़ देंगे जो आपका एम्प्लॉय है कि अपने क्रिएटिव इनोवेटिव आइडिया से कि वो करेगा काम तो वो बेटर कर पाएगा। तो ये प्रैक्टिकली भी इन्होंने प्रूव किया। थ्योरी वाई ऑफर्स सब्सटेंशियल अपॉर्चुनिटी फॉर ईगो सेटिस्फैक्शन। अब यहाँ पे है कि उसमें ईगो सेटिस्फैक्शन भी हो गया कि मेरा अपना काम है मैं अपनी तरीके से करूँगा, ये ईगो सेटिस्फैक्शन भी हो गया ऑफ वर्कर्स सबऑर्डिनेट्स जो हैं।
मोटिवेटेड टुवर्ड द ओरिजिनल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, कि ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसकी तरफ भी मोटिवेट हो गए। मान लीजिए किसी मीडिया हाउस में कोई काम कर रहा है, उसका अब मैं अपनी तरफ से कोई काम कर पा रहा हूँ, वो बहुत हिट हो जाए, तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा और मुझे भी फायदा। द स्कैलन प्लान रिसर्च अफोर्ड अ वैलिड टेस्टिमनी। अब उन्होंने बोला, वो करके दिखाया उन्होंने कि स्कैलन प्लान, स्कैलन कंपनी जो थी वहां पे फ्रीडम दे के देखा, टू द प्रोपोजिशन दैट यूज्ड वाइजली एंड विथ अंडरस्टैंडिंग पार्टिसिपेशन इज अ नेचुरल कमिटमेंट ऑफ मैनेजमेंट बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेल्फ कंट्रोल। की पार्टिसिपेशन जरूरी है, जब भी जो आदमी काम कर रहा है उसका पूरे जो ऑब्जेक्टिव है, होल ऑब्जेक्टिव, उसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए। और अब उसको सेल्फ कंट्रोल किया, अपने ही से कंट्रोल किया, आज उसके लिमिट दे दिया कि इतना करना है तो वो अपने से करे, ना कि आप एग्जैक्टली उसको हमेशा गाइड करते रहें। रेलिवेंस ऑफ थ्योरी वाई इन लाइन स्टाफ रिलेशनशिप। तो लाइन स्टाफ जो रिलेशनशिप है, हमने बताया था कि लाइन क्या होगी, जो हायरार्की होगी, और स्टाफ क्या होगा, जो पैरेलली एक समान एक तरह के काम करते हैं वो स्टाफ हो जाते हैं। तो इसमें भी है, द स्ट्रेटजी सजेस्टेड बाय मैकग्रेगर इन हिज थ्योरी वाई आर क्वाइट रेलिवेंट टू लाइन स्टाफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कॉम्प्लेक्स नेचर। कई बार लाइन स्टाफ में कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, विच ऑफन रिजल्ट इन वेस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, फ्रिक्शन, कॉस्टली प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म एंड लोअर कमिटमेंट टू ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अब किसी चीज को अगर आप बोल देंगे तो बहुत ज्यादा फोर्स करके आप कर भी नहीं सकते। कि मान लीजिए कोई प्रिंसिपल है या हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, तो हमने बताया भी था कि जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो लाइन का पार्ट भी होगा और स्टाफ का भी पार्ट हो सकता है। तो मान लीजिए उसके पास एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट अपने सारे टीचर को बोले कि आपको अच्छा पढ़ाना है, लेकिन कैसे अच्छा पढ़ा सकते हैं, किसी के अंदर घुस के आप फोर्स करके तो अच्छा नहीं पढ़वा सकते। या आप किसी क्रिएटिव आदमी को बोले कि अच्छा डिजाइन बनाओ, तो कैसे बना सकता है, वो ऐसा तो आप फोर्स करके उससे नहीं निकाल सकते। तो ये जो चीज़ है, बोले कि इसको अगर आप फ्रीडम दे देंगे कि आप, अब जो मान लीजिए हेड ऑफ डिपार्टमेंट है किसी सब्जेक्ट में किसी, तो वो वहाँ क्या करेगा, वो अपनी बातें करेगा, ऐसी क्रिएटिव बातें, एकेडमिक बातें करने लगेगा, या इस तरह से मोटिवेट करेगा लोगों को कि टीचर्स भी पढ़ें और पढ़ाएं, कि वहाँ पे इस तरह का माहौल बना देगा पढ़ने और पढ़ाने का। अदरवाइज फोर्स करके किसी से आप नहीं पढ़वा सकते। द थ्योरी वाई अप्रोचेस अकॉर्डिंग टू मैकग्रेगर स्ट्रेस ऑन टीम वर्क एट ईच लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि टीम वर्क के बिना काम नहीं हो सकता। तो किसी भी चीज़ में आज के समय तो बड़ी बड़ी चीज़ें टीम वर्क के बिना नहीं हो सकती। आपने एक मूवी बना रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, किसी भी एक जगह पे अगर कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो फिर वो काम नहीं हो पाएगा। आप, क्योंकि 100% काम एक जगह पे होता नहीं है, एक आदमी करता भी नहीं है, तो इसलिए आपको बहुत टीम वर्क की जरूरत है। और ये लाइन, ये थ्योरी वाइज से आता है। इसको ऊपर करके नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, इट, हाँ, टीम वर्क हो गया, इट कैन कंट्रीब्यूट टू द फुलेस्ट डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियलिटी ऑफ एम्प्लॉयज। कि अगर हम थोड़ा फ्रीडम देंगे, थ्योरी वाई को अप्लाई करेंगे, तो जो उस एम्प्लॉय के अंदर पोटेंशियल है, जो उसकी क्षमता है, उसको फुल यूज कर पाएंगे। मैकग्रेगर रिकॉग्नाइज दैट सम पीपल मे नॉट हैव रीच्ड द लेवल ऑफ मैच्योरिटी एज्यूम्ड बाय द थ्योरी वाई। कि कुछ लोग तो हो सकता है कि उस मैच्योरिटी तक ना पहुंचे, दे में नीड, उनके लिए जरूरत है देयरफॉर टाइटर कंट्रोल्स, उनके लिए कंट्रोल की जरूरत है। कि मान लीजिए कुछ लोग उस फ्रीडम का नाजायज फायदा उठा रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और उनके लिए एक तरह से जो कंट्रोल है वो होना चाहिए। एंड बी रिलैक्स एज द एम्प्लॉय डेवलप्स। इसके बाद द प्रोफेशनल मैनेजर फ्रॉम द कॉस्मोलॉजी टू रियलिटी, ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट वर्ड हो गया, इफ द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज रिप्रेजेंट, एक सेकंड ले लेते हैं, इफ द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज रिप्रेजेंट मैकग्रेगर कंसर्न टू एजुकेट फ्यूचर मैनेजर्स। कि इनका जो आइडिया है कि रियलिटी में कैसे होगा, कॉस्मोलॉजिकल जो है, कि क्योंकि साइकोलॉजी में से बिलीव करते हैं, तो कॉस्मोलॉजी मीन्स जो हमारे एनवायरनमेंट में ब्रह्मांड जिसको हम कहते हैं, या इस तरह की चीज़ें जिसको हम कहेंगे कि यूनिवर्स टाइप की चीज़ें, उसको है कि वो तो आप यूनिवर्सल बातें कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में कैसे आएगा। तो इफ ह्यूमन साइड एंटरप्राइज रिप्रेजेंट मैकग्रेगर कंसर्न टू एजुकेट फ्यूचर मैनेजर्स, द प्रोफेशनल मैनेजर, इनकी बुक है पोस्टमसली, जो बाद में इनकी मृत्यु के बाद पब्लिश होती है, reflect his commitment towards the developing the profession of management through bridging its goal with the aims, values and methodology of behavioral science। जो behavioral science है उसके थ्रू उसको मर्ज करके ही हम
गोल को ब्रिज कर सकते हैं। एक तरफ तो ये बहुत आइडियल चीज़ें बोल रहे हैं और दूसरी तरफ रियलिटीज़ है, तो दोनों को ब्रिज करने की ज़रूरत है। और ये इसमें अप्रोच क्या होगा? बिहेवियरल अप्रोच, कि बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर को ऑब्जर्व कीजिए, अलग अलग जगह पे ह्यूमन बिहेवियर अलग होगा, इसलिए उसको ऑब्जर्व कीजिए। ही हैड अ ग्रेट फैसिनेशन फॉर थ्योरी बिल्डिंग इन एंड कॉस्मोलॉजी, कि एक तो थ्योरी बिल्डिंग हो और कॉस्मोलॉजिकल हो, कि हर जगह पे किस तरह से एप्लीकेबल होगी। एट अ रिसर्चर, क्योंकि रिसर्चर तो थे, जिंदगी भर रिसर्च करते रहे, मैग्रेगर मेक्स अ प्ली दैट मैनेजमेंट स्टाइल्स एंड स्ट्रेटजी शुड बी इवॉल्व एंड कंटिन्यूसली एडजस्ट इन द लाइट ऑफ एम्पेरिकल एक्सपीरियंस। यहाँ पे बोल रहा है कैसे होना चाहिए, एम्पेरिकल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेस पे ऑफ रियलिटी, कंसिस्टेंट विद द फाइंडिंग ऑफ बिहेवियरल नॉलेज। तो बिहेवियरल नॉलेज के बेस पे, एम्पेरिकल एक्सपीरियंस के बेस पे लगातार जो आइडिया है, वो मैनेजमेंट का जो आइडिया है, वो इवॉल्व करते रहना चाहिए। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं, तो देखते हैं द रिहेबिलिटेशन ऑफ रैशनल इमोटिव मैनेजर। तो इसका आइडिया क्या है, रिहेबिलिटेट कैसे करेंगे जो रैशनल इमोटिव मैनेजर है उनको। इन द प्रोफेशनल मैनेजर, मैग्रेगर रिहेबिलिटेट्स द रैशनल इमोटिव मैनेजर एंड गोइंग बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ हिज वाई थ्योरी। He placed the idea of integration within the mold of the transactional concept of power and influence, कि जो, क्योंकि अभी मैनेजर का भी अपने इम्पोर्टेंस है, वो सबको वो थोड़ी ना कि अपने तरफ से आइडियल है, तो वहाँ पे किस तरह करेंगे, तो ये बीच का रास्ता लेके आते हैं कि ट्रांजेक्शनल कॉन्सेप्ट पावर एंड इन्फ्लुएंस का जो आइडिया है वो बीच का रास्ता होगा। ही आर्ग्यूड दैट थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई डू नॉट लाई एट द एक्सट्रीम्स ऑफ द स्केल, कि ऐसा नहीं है कि या तो थ्योरी एक्स से ही काम चलता है या तो थ्योरी वाई से ही, ये एक्सट्रीम नहीं है। इनके बीच में जो प्रैक्टिकल सेंस आएगा वो बीच में कहीं आएगा, कि एक मैनेजर भी तो अपनी तरफ से आदमी है ना, ऐसा नहीं कि उसका ह्यूमन बिहेवियर नहीं होगा, वो भी तो बिहेवियर उसका भी तो होगा। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ इनके लिए बैठा हुआ है सारी चीज़ें इनको समझने के लिए, और ये भी ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से इसको नहीं समझेंगे और सिर्फ इनका काम है कि वो हमको समझे, हम तो वो भी इसको समझेंगे। तो बीच में कहीं पे चीज़ें आ रही हैं। इन द प्लेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग पोलर अपोजिट दे शुड बी व्यूड एज अ टू डिफरेंट कॉस्मोलॉजीज। अगर बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे तो क्या होगा, कॉस्मोलॉजीज ही अलग अलग हैं, कि हमारा जो ज्ञान है, ब्रह्मांड का ज्ञान, वही अलग अलग बिल्कुल है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते, द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांजेक्शनल इन्फ्लुएंस। मैग्रेगर फाइंड्स इन्फ्लुएंसेस एज अ सोशल फिनोमेना इफ म्यूचुअली ओरिएंटेड, कि अगर ये इन्फ्लुएंस जो होता है वो होगा ही, वो सोशल फिनोमेना है, एक सिद्धांत है सामाजिक, जो होगा ही, एक दूसरे को हम इन्फ्लुएंस करते ही हैं, प्रभावित करते ही हैं। इट कैन नॉट बी अ विन 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 लूज अफेयर इन विच if A gets 100 units, B must get 0, of if A gets 90 units, B will have to satisfy with 10 only, जिसको हम कहते हैं कि जीरो सम गेम, ये सब आता है। अगर इंटरनेशनल रिलेशन में देखें तो जीरो सम गेम भी बोलते हैं, बहुत सी जगह जो बिजनेस में भी हम जीरो सम गेम बोल देते हैं कई बार। और ये विन लूज सिचुएशन हमेशा नहीं होती है, कई बार विन विन होता है। इसको अब तरह नहीं देखेंगे कि एक 100% लॉस उसका फायदा ही होगा, कई बार दोनों का लॉस हो सकता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो मैग्रेगर टुक pains to demonstrate that when a certain social element as a trust and mutual support are present, there is no need for coercion। अगर आपके पास एक म्यूचुअल ट्रस्ट है तो आपको कोई नीड नहीं है जो कि आपको क्या कह सकते हैं, कोerसन की, फोर्स करने की, या पावर इक्वलाइजेशन करने की, और लॉस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टेटस रीजनल हायरार्की, तो इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका एक अच्छा एग्जांपल देखते हैं, कई बार पॉलिटिकल पार्टीज का जो स्ट्रक्चर है उसमें जिस तरह से काम होता है, वहाँ पे कोई फोर्स नहीं करता, लेकिन फिर भी लोग अपने से ही काम करने की कोशिश करते हैं। या बहुत से एनजीओ जो होते हैं वहाँ पे लोग अपने से ही काम करते हैं। या दूसरे जो कह सकते हैं क्रिकेट टीम है, उसका भी एक मैनेजमेंट है, वहाँ पे कोई ऐसा नहीं काम करता है कि मैंने तुमको बोल दिया या काम, सब लोग मिलकर टीम वर्क की तरह काम करते हैं, वहाँ पे पावर डायनेमिक्स बहुत कम है। इन द प्रोफेशनल मैनेजर ही डिस्कस इन अ ग्रेट डील टेल हिज व्यू ऑन हाउ मैनेजमेंट कैन थिंक अबाउट टू डील विथ हिमसेल्फ, his role and style, his own power, the issue of control over others and problem of teamwork, and above all how to manage conflicts creatively। तो इनकी जो बुक है द प्रोफेशनल मैनेजर, इसमें ये डिस्कस करते हैं कि एक मैनेजर किस तरह से
अपने ऊपर भी कंट्रोल रखेगा, अपनी पावर पे, और किस तरह से उसको कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करेगा क्रिएटिवली। तो इन चीज़ों के बारे में है, तो ऑब्वियसली थ्योरी वाई पे ज़्यादा फोकस करेंगे। वर्किंग थ्रू डिफरेंसेस, मैग्रेगर डिस्कस 3 strategies to deal with problem, teamwork and tension in the management of difference in organization, namely divide and rule, कि डिफरेंसेस में क्या करना पड़ता है, डिवाइड एंड रूल, सप्रेशन ऑफ डिफरेंसेस एंड वर्किंग थ्रू डिफरेंसेस। तो ये यूजुअली ट्रेडिशनल आइडिया में ये सारे थे। अब ये क्या बोलते हैं, किस तरह से काम करना होता है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है द फर्स्ट 2 स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन द असम्पशन, जो है थ्योरी एक्स की। थ्योरी एक्स पे है कि डिवाइड एंड रूल कर दीजिए, सप्रेशन ऑफ डिफरेंसेस, जो भी डिफरेंसेस है उसको सप्रेस करके जो मैनेजर ने बोला वो काम करिए। रेंडर मैनेजरियल टीम्स एज अ परपेचुअल लाइबिलिटीज। अभी क्या होता है कि अब मैनेजर की जो टीम है वो लाइबिलिटी बन गई है कि हमेशा आपको फोर्स करके कराना पड़ेगा। सेकंड चीज यहाँ जो प्रोफेशनल मैनेजर शुड नॉट ओनली गार्ड हिमसेल्फ अगेंस्ट म्यूचुअल एंटागोनिज्म, अपने आप को सिर्फ बचाना नहीं है कि जो म्यूचुअल एंटागोनिज्म है, जो एक दूसरे के खिलाफ नफरत है या इस तरह की चीजें, सिक्रेसी, प्लेइंग पॉलिटिक्स, क्योरिंग फेवर विथ सीनियर्स, इस तरह की चीज़ सिर्फ अपने आप को नहीं बचाना है, बट शुड स्टीयर थ्रू द डिफरेंस सो दैट द इंटरप्ले बिटवीन द मेंबर्स में यील्ड टू इनोवेशन, कि आपस में अगर ये सब चीज़ें हो भी रही हैं तो इसको कैसे हम इनोवेटिव चीज़ों में बदल दें। कमिटमेंट टू डिसीजन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ रिलेशनशिप विद इन द ग्रुप, इन्हीं चीज़ों को कि जो हमारे बीच के रिलेशन है उसको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, इस पे जो आइडिया है। वर्किंग थ्रू डिफरेंसेस, की डिफरेंसेस होने के बावजूद हम एक दूसरे से सहमत ना भी हो सकते हैं, फिर भी हम एक दूसरे के लिए काम करते रहे। ऐसा तमाम सारे जगह पे होता है। हमने फिर से पॉलिटिकल पार्टीज का एग्जांपल दे सकते हैं कि कई बार लोग एग्री नहीं करते। हमने बताया भी होगा आपको कि कैबिनेट की मीटिंग्स में या दूसरी जगह पे कई बार जो होता है डिसएग्री होते हैं, लेकिन फाइनल जो डिसीजन आ गया लोग उसको एक दूसरे के लिए सपोर्ट करते हैं, भले अंदर वो डिसएग्री करते हो लेकिन बाहर आके उसी आइडिया को वो डिफेंड भी करते हैं। अब हम देखते हैं कि ऑब्वियसली थ्योरी वाई जो है कोऑपरेशन पे ज़्यादा वीट करती है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ज़्यादा बिलीव करती है, और कलेक्टिव आइडिया तो पॉलिटिकल पार्टीज़ या जो उस तरह के गोल है उस तो देख सकते हैं। और कई बार ऑब्वियसली आज के समय जो मेच्योर ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे होता है कि डिफरेंसेस के बावजूद अगर कोई चीज़ कलेक्टिवली पास हुई है, मान रहे हैं, उसमें बिलीव कर रहे हैं, तो उसको मान लेते हैं। अब हम पहुंच जाते हैं इवैल्यूएशन। किसी भी थिंकर का इवैल्यूएशन करना जरूरी है, तो इनका भी इवैल्यूएशन कर लेते हैं, मूल्यांकन जरूरी है। मैक्ग्रेगर वाज इंटरप्रेटेड एज एडवोकेटिंग थ्योरी वाई। अब बोल तो ये रहे दोनों थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई दोनों दी है, लेकिन क्या लग रहा है, ज़्यादातर लग रहा है आपको थ्योरी वाई को एडवोकेट करते हैं एज अ न्यू सुपीरियर एथिक्स, कि सुपीरियरिटी थ्योरी वाई को बोलते हैं, थ्योरी एक्स को इन्फीरियर मान रहा है। अ सेट ऑफ मोरल वैल्यूज दैट ought to replace the value manager usually accept. इसके बाद मैग्रेगर ट्राई टू इन्वेंट टू डिस्पेल द सिंप्लीफाई पैराडाइम ऑफ थ्योरी एक्स। अब थ्योरी एक्स को इन्होंने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया, लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि एक बैड थ्योरी की तरह, और वाई को क्या बोला, गुड दैट अदर हैज इम्पोज्ड ऑन हिम एलिसिस, कि ज़्यादातर लोगों को लग रहा है थ्योरी एक्स को इन्होंने जो क्वेश्चन जो फोर्सफुली जो साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी थी उसको बोला खराब है। थ्योरी वाई जो इनका आइडिया था बिहेवियरल मूवमेंट पे, वो उनको प्रोजेक्ट कर रहे हैं एज अ गुड आइडिया। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसको हम ऊपर कर लेते हैं पहले। तो हम देख सकते हैं कि बैड मान रहा है। सिमिलर ऑब्जर्वेशन वर मेड बाय एडगर सेन ने भी ये भी कहा कि क्या कह रही है एडगर सेन, व्हेन ही सेड इन माय ओन कॉन्टेक्स्ट विद डॉ, जो मैग्रेगर है इनके बारे में बोला, आई ऑफन फाउंड हिम डिस्करेज by the degree to which theory Y had become monolithic set of principle as those of theory X, the overgeneralization which Dow was fighting, कि theory Y का जो आइडिया है वो भी बहुत ज़्यादा जनरलाइज हो गया। बहुत से लोग ये भी कहते हैं क्रिटिसाइज कि इतनी सिंपली आप नहीं बोल सकते। His theory X and Y do not represent any neat categories, सेम चीज़ है कि बहुत क्लियर कैटेगरीज नहीं बना पाई ह्यूमन बिहेवियर का और ह्यूमन रिलेशनशिप का। लाइक अ ट्रू रिसर्चर मैग्रेगर डज नॉट सीम टू हैव फाइनल आंसर, लेकिन पॉजिटिव चीज़ भी ये है कि रिसर्चर है, रिसर्च में हमेशा नई चीज़ें आती रहेंगी, अपनी ही थ्योरीज को आप प्रपोज करेंगे, फिर उसी को थ्योरीज को जब आगे बढ़ते हैं उसी पे और रिसर्च करते हैं तो अपनी थ्योरी को आप रिफ्यूट भी कर देते हैं, आपको गलती भी उसमें नज़र आ जाती है। तो ट्रू रिसर्चर थे कि फाइनल आंसर नहीं, कि एक बार मिल गया तो ये फाइनल हो गया, अब इसमें कुछ गलत हो ही नहीं सकता। अगर वैसा है तो फिर हम उसको साइंटिफिक नहीं मानेंगे।
टू अ पेरिनियल क्वेश्चन, कि जो लगातार आज तक चला रहा है उस क्वेश्चन को लगातार सर्च करना पड़ेगा, उसके आंसर ढूंढने। बट एज अ ऑनेस्ट स्टूडेंट एंड इरूडिट स्कॉलर इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट, ये क्या कह रहे हैं कि अपने फाइनल आंसर कभी नहीं दे पाए और कहते भी नहीं थे कि ये मेरा फाइनल आंसर है। मैग्रेगर अंडरस्टूड, एंटिसिपेटेड एंड हेल्प द पॉइंट, वो इसको हटा लेते हैं हम, तो कि मैग्रेगर अंडरस्टूड, एंटिसिपेटेड एंड हेल्प पॉइंट द वे टू द वर्ड what may well emerge as a future model of work organization and the society, कि जो इनका एंटिसिपेशन है कि आने वाले दिनों में क्या होगा, और इससे हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि अगर ऐसी चीज़ें, और हो भी गया, अगर हम इनकी थ्योरी देखें तो काफ़ी पहले ही दे दी थी नॉन थ्योरी। और आज के समय जितने भी क्रिएटिव इंस्टीट्यूट हैं वो इसी पे बिलीव करते हैं, चाहे एड एजेंसी हो, फिल्म मेकिंग की हो, वो लोग बहुत फ्रीडम देते हैं अपने जो वर्कर्स होते हैं, जो लोग होते हैं, गूगल हो, फेसबुक हो, इस तरह के तमाम सारे जो क्रिएटिव है वो बहुत ज़्यादा फ्रीडम देते हैं कि आप कोई भी काम कर सकते हैं, आप जब चाहे घर वर्क फ्रॉम होम कर लें, या उनको काम से मतलब है आपके, और वो पहचानते हुए कि कौन क्या काम कर सकता है उसी तरह के काम उनसे लिए आते हैं। जैसे गूगल डूगल, आपने डूडल देखते हैं ना कि रोज़ नए बन के आते हैं, तो उनके ऊपर फोर्स नहीं होता कि बना के दो, वो आइडिया अचानक आता रहेगा, कोई चीज़ आइडिया लेके उससे बना देते हैं। तो इस तरह के तमाम सारे क्रिएटिव या जो एड एजेंसी हैं उनका भी ऐसा नहीं होता कि एक दिन में आपको बनाना है, दो पता चला 5 दिन तक कुछ नहीं कर पा रहे, ऑफिस आ रहे हैं या ऑफिस नहीं, घर में ही लेटे हुए सो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन 5वें दिन एक अच्छा आइडिया है और उसको बताया। तो इस तरह के काम करते हैं और हम देख रहे हैं कि तमाम सारी चीज़ों में। इसके अलावा आप देख सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ भी, कि लोगों की इनोवेशन पे काम करती है। तो इस तरह के धीरे धीरे हो सकता है आने वाले कुछ सालों में गवर्नमेंट सर्विसेज में भी ऐसी चीज़ें हो जाए जहाँ मोर क्रिएटिव हो जाए, लोग क्रिएटिविटी के थ्रू चीज़ें आइडियाज़ निकले। अभी जिस तरह से 9 to 5 या 9 to 6 ऑफिस में ना बैठना पड़े, और आज के समय अगर जो पोस्ट कोरोना जो होगा और बिफोर कोरोना हो सकता है, पोस्ट कोरोना इसकी और इम्पोर्टेंस बढ़ जाए कि क्रिएटिविटी है, ऑनलाइन लोग काम करें तो काम करके भेज दे, जैसे मैं कर रहा हूँ कि आपको बना रहा हूँ वीडियो। तो ये टाइम पे लिमिट नहीं है, किसी टाइम पे करना पड़ेगा, किस टाइम पे मैं बनाऊंगा ये मेरी मर्जी है। जब मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, जब मैं गुड फील कर रहा हूँ कि अभी पढ़ा सकता हूँ, उस समय पढ़ा रहा हूँ। कोई जरूरी नहीं कि इस टाइम पे है, तो आपका मूड कैसा भी हो, आप थके हो, कुछ भी हो, आपको पढ़ा। तो ये बेटर हो सकता है आने वाले दिनों में। और थ्योरी वाई का रिलेवेंस मुझे पर्सनली भी लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ से आपको ध्यान रखना है, जो है मैग्रेगर का आइडिया क्या है, वो है थ्योरी एक्स और वाई। ये तो बहुत ज़्यादा, और इनकी बुक्स को ध्यान रखिएगा, इनमें से ही क्वेश्चन आ जाते हैं। थैंक यू, यहाँ पे हम करते हैं, अपना ध्यान रखिए और केयर कीजिए इसलिए। और यहाँ से थैंक यू वेरी मच। आगे और भी चीज़ें आती रहेंगी, सुनते रहिए, और कोई फीडबैक हो और कुछ पूछना हो तो बताते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।